मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बजट 2026 युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2026 का बजट अभी तक आए हुए बजट में सबसे अच्छा बजट माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है और उसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार देश के साथ साथ प्रदेश की भी प्रगति बड़ी तेजी से हो रही है। बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है, ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार में अंदरूनी जंग छिड़ी है, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने गए, वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए। उनको विपक्ष का नेता मतलब बड़े हफ्ते बने। वहाँ 243 सीटें हैं और आरजेडी को कुल सीटें प्राप्त हुई 25। तब से श्री अखिलेश यादव जी तनाव में है और इस तनाव में उल जुलूल बयान देते हैं। और उनको जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का बजट है इतना शानदार है कि 2027 का 2047 तक उनको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सत्ता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार चलती है और शानदार ढंग से हम लोगों ने काम किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगा कि भाजपा भ्रष्टाचार युक्त भाजपा सरकार। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूँ कि वो आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी। जिले को उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला का जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 में फिर जीते। धन्यवाद। कि भाजपा को वहाँ से वोट नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम विकास करते हैं। किसी को उजाड़ते हैं तो उनको बसाते भी। धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के बाद तब राजनीति गर्माती जा रही है, तो वहीं इसकी आज अब संगम नगरी प्रयागराज पहुंची है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की गई है कि इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए, वरना उनके आंदोलन आगे जारी रहेगा और जेल भरो आंदोलन भी वहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में करेंगे। उनका कहना ये ट्रेड डील भारतीयों की और किसानों के विरोध में है। हम उन्हें सामान देंगे जिस पर अमेरिका टैक्स लगाएगी और अमेरिका जो सामान हमें देगा उसे पर कोई टैक्स नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर है। किन मांगों को लेकर ये पूरी आप लोग का प्रदर्शन है और आगे क्या होगा स्टैंड? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम में प्रयागराज भी अपने जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन कर रहा है। तो हम लोगों की यह मांग है, जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के हाथों में भारत का सौदा कर रहे हैं, गुलामी का सौदा है, ये व्यापार का सौदा नहीं है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, अपना एपस्टीन फाइल में जो फंसे हुए हैं उससे बचने के लिए ये दबाव में डील है
अपने किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, खुद के बचने के लिए देश का सौदा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से सदन तक का संघर्ष कर रही है सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में, और इसकी लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। इसकी लड़ाई हम निरंतर आगे भी लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको सड़कों पर उतरकर इसकी पुरजोर विरोध करेगा आगे भी, और इसकी लड़ाई सड़क से जेल तक की होगी और लगातार हाँ, आज हम लोगों ने जो डील हुई है उसकी प्रतियां जलाई और प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया, और हमारी ये मांग है कि इस डील को वापस लिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आगे भी संघर्ष करेगी, जेल तक का संघर्ष करेगी। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की बड़ी कामयाबी, 25 लाख रुपए की कीमत की 125 मोबाइल बरामद किया गया। लगातार शहर में मोबाइल चोरी की घटनाओं को देखते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट नगर क्षेत्र द्वारा अभियान चलाकर चोरी और खोए हुए मोबाइलों की रिकवरी के लिए काम शुरू किया गया, जिसके बाद सर्विलेंस सेल और एसओजी टीम द्वारा चोरी गए या खोए हुए 125 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है, की बरामद की गई। आज प्रयागराज कमिश्नरेट सिटी जोन की सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों की वजह से 125 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जो उनके मोबाइल के जो असली ओनर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, और इस फ़ोन को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। जब भी गुमशुदा मोबाइल ऑन होता है तो उसका मैसेज ओनर के पास भी जाता है और पुलिस के पास भी आता है, तो लोकेशन से इनको ट्रेस किया जाता है और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से इनको रिकवर किया जाता है। इसमें जो जनता से अपील है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो आप CEIR पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है www.ceir.gov.in, उस पर आप अपने मोबाइल की डिटेल अपलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से जब भी मोबाइल आपका इसमें सिम चलेगी और मोबाइल ऑन होगा तो उसमें आपको तुरंत मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल ऑन हो चुका है। सर, कितने मोबाइल लमसम बरामद हुए, उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? 125 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और उनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है, और इसलिए बीच बीच में भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए नए नए सुविधाओं की घोषणा करती है। इसी क्रम में भारतीय रेल के उत्तर मध्य मंडल के प्रयागराज परिक्षेत्र में या अपने कर्मचारियों के लिए ट्राईसाइकिल स्कूटी की व्यवस्था भारतीय रेल और होंडा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर मंडल प्रबंधक द्वारा भारतीय रेल के 33 कर्मचारियों को ट्राईसाइकिल स्कूटी का वितरण किया गया। ये आज का कार्यक्रम, ये हमारे 33 साथियों को उनको ये स्कूटी 3 पहियों वाली स्कूटी बांटी गई है। इसमें करीब 18,15,000 का खर्च हुआ है, और ये स्टाफ बेनिफिट फंड से ये राशि मुहैया कराई गई है। इसको जिस तरह से लाभान्वित हुए हैं दिव्यांगजन, आगे भी क्या इस तरह से लोगों को वितरण की जाएगी, स्टाफ को किस तरह से स्कीम ये योजना चलती रहेगी? समय दर समय रेलवेज़ और हमारे जो यहाँ के साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो कुछ न कुछ नई योजनाओं को लेकर आते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो भी साथी हैं, दिव्यांगजन हों या दूसरे साथी हों, उनको जिस प्रकार की भी सहायता मिल सके तो वो आती रहती हैं। तो इस प्रकार योजनाएं चलती रहती हैं। सर, भारतीय रेल द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, इन योजनाओं का अभी तो सिर्फ प्रयागराज मंडल पे शुरुआत हुई है, कि आगे भी अन्य मंडलों पे भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? बिल्कुल, अन्य मंडलों पर भी किया जाएगा। ये पूरे भारत रेल के लिए ही है, तो यह सब मंडलों पर अपने अपनी सुविधा अनुसार वो लोग करेंगे इसका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज कई कार्यक्रम में शामिल होने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2017 में चुनावी ख्वाब जरूर देख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी भूल जाए कि वो 2027 में सत्ता में वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे माफिया के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई आती है और समाज में न्याय और कानून व्यवस्था को स्थापना करने में जिस तरीके से मुंह और जवाब दिया है, इससे साफ है कि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2027 का चुनाव जीतकर पुनः सरकार बनाएगी, और यह सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बनेगी। हॉस्पिटल को हम उच्चीकृत करने जा रहे हैं और उसी तर्ज पर डेवलप करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट डेवलप होता है, उसमें बेड्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एक बड़े इंस्टीट्यूट में होती है। सारी सुविधाएं जो प्रदेश के राजधानी में उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ होनी चाहिए।
उसके लिए प्रशासन के संबंधित एसीएस को हमने निर्देश दिए हैं और शीघ्र ही प्रोजेक्ट आएगा और उसको हम लोग लागू करेंगे। चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। आज उसकी हम मॉनिटरिंग करके शीघ्र से पूरा करेंगे। कार्यक्रम के गीत को गा करके भारतवर्ष के आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। एक सवाल ये है सर, आपके पुराने साथी हैं नसीरुद्दीन, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? आप बताओ, आप तय करो। 27 में क्या लगता है? 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन ऑर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। बजट जो आया उसमें स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बजट को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी विभागों को उत्तर प्रदेश के विकास को मजबूती देने वाला है, विकास को गति देने वाला है। और आज हम कह सकते हैं कि 17 से अब तक आप भी तुलनात्मक अध्ययन करो, मैं प्रेस मीडिया से भी कहता हूँ, निष्पक्ष ढंग से आप तुलनात्मक अध्ययन आप करें। 17 से लेकर आज हम 26 में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज, रोड्स, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति ऐतिहासिक हुई है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं बड़ी छलांग लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य अभी तक पूरे भारतवर्ष में जो चिकित्सा विज्ञान में क्वार्टरली केयर के बारे में चर्चा नहीं होती थी। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक टर्सरी केयर की सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध थी, भारत में उपलब्ध थी। यदि बाय द वे किसी व्यक्ति को यदि हार्ट का ऑपरेशन कराने गया और ऑपरेशन थिएटर में किडनी, लीवर, अन्य फंक्शन से गड़बड़ होते हैं जिसके मल्टी ऑर्गन फेलोर कहते हैं, उसके भी इलाज की पूरी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही। पीजीआई को हमने नोडल बनाया है और इस बजट में हमें प्रावधान किया है। प्रयागराज का जो स्वरूप यात्रा निकाल रही है, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया है, और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजीम में हुई थी, उसको 125 दिन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतीहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पेमेंट लेट हुआ, कभी कभी होता था गांव में काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट 6-6 महीना लग जाता था। यदि पेमेंट लेट हुआ तो उस पर ब्याज दे होगा, और इसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जी राम जी बिल गांव के जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। हॉस्पिटल को हम उच्चीकृत करने जा रहे हैं और उसी तर्ज पर डेवलप करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट डेवलप होता है उसमें बेड्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एक बड़े इंस्टीट्यूट में होती है। सारी सुविधाएं जो प्रदेश के राजधानी में उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन के संबंधित एसीएस को हमने निर्देश दिए हैं और शीघ्र ही प्रोजेक्ट आएगा और उसको हम लोग लागू करेंगे। चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। आज उसकी हम मॉनिटरिंग करके शीघ्र से पूरा करेंगे। इस प्रकार की कंप्लेंट्स हमें मिलती रहती हैं और इस मामले में भी प्रशासन के लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट अगर मिलेगी हमें, अगर जरा भी गलती पाई गई, रिपोर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, अगर जरा भी गलती पाई गई, लापरवाही पाई गई तो विधि की धाराओं में कार्रवाई जरूर होगी। संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद वी ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान प्रयागराज की करेली स्थित एक गेस्ट हाउस में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के संग बैठक की और मौजूदा हालात पर अपने विचार व्यक्त किया, तो साथ ही काम के नौजवानों के भविष्य पर भी रोशनी डाली। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए और उनके विचारों को सुना और क्या कुछ उन्होंने कहा, लिए दिखाते हैं। इस प्रोग्राम का आगाज हो रहा
मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ तारुफ का जो मामला तारुफ सियासत से भी रहा है, थोड़ा बहुत है भी, पैर बूढ़ा हो जाता है, हराई चलना नहीं भूलता। उसी के साथ साथ अल्लाह की तौफीक से मजहब से मेरा रिश्ता मेरे खून में जज्ब है और उम्मत का दर्द अल्लाह ने मुझे बख्शा है। मैंने सोचा कि कोई ऐसा इलाज तलाश किया जाए कि ये फोड़े निकलने बंद हो जाए और मुस्तकबिल में इन परेशानियों से इस उम्मत मुस्लिमा को निजात मिले। अब हिंदुस्तान में हमने अपनी मिल्लत का जायजा लिया तो कोई कहता है 15 करोड़, कोई कहता है 20 करोड़, कोई कहता है 25 करोड़, कोई कहता है 30 करोड़। बहरहाल एक महदूद और मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ से जायद की आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में शहरी की हैसियत से बढ़ती है। अब इस 20 करोड़ का माशी जायजा, तालीमी जायजा, नजरियाती जायजा, अमली जायजा, इखलाकी जायजा, किरदार का जायजा, ये सब लेना बहुत जरूरी है। और साथ साथ एक खास बात यह है कि किसी कौम में जो नौजवान नस्ल होती है, दरअसल उस कौम की धरोहर वही होती है और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी उसी के आमाल तय करता है। तो मौजूदा नस्ल जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमने दो तरह से इसका जायजा लेने की कोशिश की। एक इल्म के एतबार से और दूसरे रोजगार के एतबार से। इसलिए कि इस नस्ल को देखकर बड़ी मायूसी होती है। हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने वाला तबका है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक नौजवानों की फौज ऐसी है जो पढ़ने के लिए तो गए मगर मैट्रिक भी पास नहीं किया उसने, और अगर मैट्रिक भी पास कर लिया तो 12वीं क्लास में ड्रॉप आउट हो। ये बहुत बड़ी फौज है हमारी मिल्लत की। वो खत्म हुआ तो मामलिन की खत्म हुई तो इक़्तिसादियात पे पाबंदी, माशियात पे पाबंदी, टेक्नोलॉजी पे पाबंदी, तालीम के दरवाजे बंद। मैनाफिस को जो कुछ भी मिल रहा है उस पर कवरन और पाबंदी लगाने की नापाक कोशिश। ये वो सारे फोड़े हैं जिनका हम इलाज मिल्लत के जिस्म से खत्म करने के लिए, चाहे वो माशियात का जिस्म हो, कि नजरियात का जिस्म हो, कि सियासियात का जिस्म हो, कि माशियात का जिस्म हो, हम लोग उसकी पूरी कोशिश करते हैं। कहीं फसाद हुआ तो मदद करना है, कहीं सैलाब आ गया तो मदद करना है, कहीं मामूली हुई तो मदद करना है। और मदद करने वाली कौम को माशी एतबार से इस तरह गैर मुस्तहकम किया जा रहा है तो मुझसे ज़्यादा आप करना सीखना। मगर जहाँ तक मेरे एहसासात की बात थी, मैंने ये सोचा कि इन फोड़ों का इलाज तलाश करना चाहिए कि ये निकलने ही न पाए। तो मैं इस नतीजे को पहुंचा कि इनके फोड़ों को अगर हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें फोड़े का इलाज नहीं करना चाहिए, हमें उस खराब खून का इलाज करना चाहिए जिसकी वजह से ये फोड़े हमारे की हुई तौहीद से, उसके हबीब के कर्म से मुझे से बेवजार आदमी के पास जो कुछ भी फिक्र थी, मैंने अपनी कौम के चौराहे पर उस फिक्र को रखा। और साथ ही साथ मैं ये सोच रहा था कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जिस्म पर निकलने वाले फोड़े का इलाज कर रहे हैं,
इसलिए कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर फोड़ा निकला तो हम फौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं और डॉक्टर साहब उस फोड़े को नेस्तो नाबूद करने के लिए टैबलेट दे देते हैं या जो दवा तजवीज करते हैं जिससे वो फोड़ा खत्म हो जाए। नहीं खत्म होता तो उसके ऑपरेशन की भी कभी कभी जरूरत है। आज दिनांक 14/2/2026 को सुबह 6 बजे के आसपास थाना जॉर्जटाउन अंतर्गत एक आत्महत्या की सूचना पर पुलिस द्वारा वहाँ जाकर तहकीकात किया गया। तहकीकात के दौरान ये पता चला कि जिन्होंने आत्महत्या की उनका नाम आशुतोष प्रताप गिरी है, उनका फतेहपुर के रहने वाले हैं और परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।